आदित्य ने फौरन उसके होठों पर अपने होठ रख दिए। ईशा तो उसके इस एक्शन से कुछ समझ ही नहीं पाई। आदित्य उसके होठों को बहुत ही प्यार से किस कर रहा था। उसके इस तरह से किस करने पर कुछ ही समय में उसकी हिचकी रुक जाती है। पर आदित्य उसे किस करने में मदहोश हो गया था। वो अब बिना रुके उसे किस कर रहा था। ईशा के हाथ उसके सीने पर थे, वो इसे खुद से दूर कर रही थीं। पर आदित्य तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। उसने एक झटके से उसे अपनी गोद में उठा लिया। उसने अभी तक किस ब्रेक नहीं किया था। वो उसे ऐसे ही लिए हुए बेड पर आ गया। आदित्य उसे बेड लेटाकर उसे किस कर रहा था। ईशा भी हार मान चुकी थी, पर उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। आदित्य की फर्स्ट किस थी, इसलिए उसकी फीलिंग नई थी। ईशा के होठों की सॉफ्टनेस में वो खो गया था। आदित्य लगातार उसे किस कर रहा था। करीब 20 मिनट बाद आदित्य ने अपना चेहरा ऊपर किया तो देखा ईशा आंखें बंद कर गहरी गहरी सांसें ले रही थी। उसके गालों पर आंसुओं के निशान बन चुके थे। ईशा का पूरा चेहरा भी लाल हो गया था और होठ तो पूछो ही मत, एक सूज गए थे और सुर्ख लाल हो गए थे। आदित्य उसके चेहरे को गौर से देख रहा था। अब आगे। ईशा ने अपनी आंखें खोल आदित्य को देखा। आदित्य ने प्यार से उसके गाल पर हाथ रख बोला, तुम रो क्यों रही हो? हम हस्बैंड वाइफ है, तो इस तरह से रो क्यों रही हो? अगर तुम्हें यह सब अभी ठीक नहीं लग रहा है तो मैं अब कुछ नहीं करूंगा। बिना तुम्हारी मर्जी के अब मैं कभी तुम्हारे करीब नहीं आऊंगा। ईशा ने सिसकते हुए कहा, मुझे कपड़े बदलने हैं। आदित्य उसके ऊपर से उठकर बोला, जाओ। आदित्य समझता था कि ईशा अभी तैयार नहीं है। ईशा भी ज्यादा कुछ ना बोलते हुए वार्डरोब से अपने लिए कपड़े निकाल वॉशरूम में चली जाती है। आदित्य भी अब आंखें बंद कर बेड पर लेट जाता है। कुछ देर बाद ईशा बाहर आई। उसने इस वक्त एक घीली दी लॉन्ग कुर्ती और पलाजो पहनी हुई थी। वो अब बेड को देख रही थी जहां आदित्य आंखें बंद किए लेटा था। ईशा उसके साथ बेड पर नहीं सोना चाहती थी। वो वहीं खड़ी हो आदित्य को देख रही थी। आदित्य ने जब यह महसूस किया कि कोई उसे देख रहा है तो उसने आंखें खोल ईशा को देखा जो वहीं खड़ी थी। आदित्य ने उसे देखकर कहा, वहां खड़ी क्यों? वो आकर बेड पर सो जाओ। ईशा ने कहा, मुझे बेड पर नहीं सोना है। आदित्य ने कहा, देखो यह कोई मजाक नहीं, शादी की है हमने। भले ही अभी तुम इस रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए रेडी नहीं हो, पर हम अलग अलग नहीं सोएंगे। इसलिए यही आओ और सो जाओ। मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूं कुछ नहीं करूंगा, पर बेड तो तुम्हें मेरे साथ शेयर करनी ही पड़ेगी। ईशा अपना सिर झुकाए खड़ी थी। आदित्य ने कुछ सोचकर शरारती मुस्कान के साथ कहा, कहीं तुम मेरे साथ इसलिए तो बेड नहीं शेयर करना चाहती हो क्योंकि तुम शायद मेरे करीब आने पर खुद को कंट्रोल ना कर पाओ। ईशा उसे अपनी आंखें बड़ी बड़ी कर देखने लगी। ईशा बेड के पास आदित्य पर चिल्लाते हुए बोली, क्या आपको मैं ऐसी वैसी लड़की लगती हूं क्या, जो आप मुझे यह सब कह रहे हैं? आपको शर्म नहीं आती ना? यह सब बोलते हुए आदित्य ने आगे बढ़ उसका हाथ पकड़ उसे बेड पर खींच लिया और उसे अपनी बाहों में भरकर बोला, हाँ नहीं आती? और अब सो जाओ, रात बहुत हो गई है। हाँ, और अब बिल्कुल भी हिलना मत, वरना मैं अपनी सुहागरात मनाने लगूंगा और जो तुम्हें प्रॉमिस किया है वो भूल जाऊंगा। ईशा ने उसकी बाहों से छूटते हुए कहा, ठीक है मैं बेड पर ही सोऊंगी, पर पहले मुझे छोड़िए तो। आदित्य ने मना करते हुए कहा, बिल्कुल भी नहीं, देखो मैंने कहा है मैं तुम्हारे करीब बिना तुम्हारी मर्जी के नहीं आऊंगा, पर हम सोएंगे तो ऐसे ही। आदित्य ने अब अपनी आंखें बंद कर बोला, गुड नाइट बीवी। ईशा भी अब ज्यादा ना हिलते हुए अपनी आंखें बंद कर लेती है। आदित्य ने मुस्कुराकर उसके माथे पर किस किया और सो गया। ईशा तो उसे देखती ही रह जाती है। कुछ ही देर में ईशा सो जाती है। उसके सोते ही आदित्य अपनी आंखें खोल उसे देखने लगा। उसे तो विश्वास नहीं हो रहा था कि ईशा आज उसकी बाहों में थी। कुछ ही देर में वो भी सो जाता है। अगली सुबह ईशा की आंखें खुली तो उसके सामने आदित्य का हैंडसम सा चेहरा था। उसकी वो घनी पलकें जो बंद थी
और उसके बाल जो उसके फोरहेड पर आ रहे थे। ईशा ने अपना हाथ आगे बढ़ाकर उसके बाल को उसके फोरहेड से हटा देती है। ईशा को रूही की बात याद आई। कैसे रूही आदित्य को मिस्टर हैंडसम कहती थी। सच में आदित्य बहुत हैंडसम था। ईशा अपने ही ख्यालों में खोई हुई थी, तभी आदित्य की भी आंखें खुल गई। आदित्य ने ईशा को खुद को इस तरह से देखते पाया तो उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। आदित्य ने ईशा से कहा, क्या बात है बीवी, अपने पति को बड़े ध्यान से देख रही हो। कुछ ज्यादा ही प्यार नहीं आ रहा मुझ पर तुम्हें। ईशा उसकी बात सुन हड़बड़ा जाती है और जल्दी से उठने लगी। तभी उसका मंगलसूत्र आदित्य के चैन में फंस जाता है। आदित्य ने उसे पकड़ते हुए कहा, अरे रुको, आराम से, कौन सी तुम्हारी ट्रेन छूट रही है। ईशा अब दोबारा लेट जाती है। आदित्य बहुत ही ध्यान से उसके मंगलसूत्र को निकाल रहा था। कुछ देर की मशक्कत के बाद उसका मंगलसूत्र निकल जाता है। ईशा अब जल्दी से बेड से उठने लगती है। आदित्य ने उसे उसकी कमर से पकड़ लिया। ईशा ने उसकी इस हरकत पर कहा, अब आप क्या कर रहे हैं। आपने कहा है ना, आप बिना मेरी परमिशन के मेरे करीब नहीं आएंगे। आदित्य ने अपनी पकड़ कसते हुए कहा, मैंने करीब आने से मना किया है, बाकी सब से नहीं। यह बोल वो ईशा के माथे पर किस कर देता है और बेड से उठकर बोला, जाओ फ्रेश हो जाओ, मैं अभी जिम जा रहा हूं। आदित्य वहां से जिम में चले जाता है। ईशा भी बेड से उठ उसे जाते हुए देखती है और जल्दी से वॉशरूम में चली जाती हैं। कुछ देर में वो शॉवर लेकर आती हैं। उसने इस वक्त एक बाथरोब पहना हुआ था और फिर वार्डरोब में अपने लिए कपड़े देखने लगती हैं। वो अपने लिए एक सूट निकाल चेंज करने जाने लगती हैं। तभी ईशा का फोन रिंग करता है। ईशा ने फोन देखा तो उसकी माँ का फोन आ रहा था। ईशा ने फोन पिक कर कहा, हाँ माँ। सुधा जी ने कहा, कैसी है मेरी बच्ची। ईशा ने बुझे मन से कहा, जैसा भेजा था वैसी ही। सुधा जी समझ जाती हैं, शायद उनकी बेटी उनसे अभी नाराज है। उन्होंने सारी बातें छोड़कर कहा, अच्छा रू कहा है, उससे बात करवा तो। ईशा ने कहा, माँ वो दूसरे रूम में है, कुछ देर में बात करवाती हूँ। सुधा जी ने कहा, अरे पर हमें अपनी रूह से अभी बात करनी है। अभी दे फोन उसे, मैं पहले उससे बात करूंगी। ईशा ने कहा, माँ अभी मैं शॉवर लेकर आई हूँ, कपड़े चेंज कर चली जाऊंगी और बात करवा दूंगी। सुधा जी ने कहा, ठीक है, जा पहले तैयार हो जा और हाँ याद रहे कि आज तेरा ससुराल में पहला दिन है, इसलिए साड़ी पहनना अच्छी लगेगी। और याद से सभी के पैर छूकर आशीर्वाद ले लेना, ठीक है। ईशा ने कहा, ठीक है माँ, और कुछ या इतना काफी है। सुधा जी ने कहा, नहीं नहीं बस इतना ही। ईशा ने कॉल कट कर दी और अपने हाथ में ली सूट को देखी और फिर वापस वार्डरोब के पास चली जाती है। उसने उसमें से एक ग्रीन कलर की साड़ी निकाली और चेंज करने चली गई। कुछ देर में चेंज कर बाहर आई और फिर ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ी हो रेडी होने लगती हैं। उसने कोई मेकअप नहीं किया था, सिर्फ आंखों में काजल, होठों पर लिपस्टिक, कानों में झुमके, हाथों में ग्रीन कलर की चूड़ी और गले में मंगलसूत्र, मांग में सिंदूर। वो बहुत अच्छी लग रही थी। वो तैयार हो खुद को देखती हैं और फिर रूम से बाहर निकल जाती हैं। वो वहां से सीधे रूही के रूम में जाती हैं। रूम में आकर उसने देखा रूही बेड पर बहुत आराम से सो रही थी। उसने एक बड़े से टेडी को गले लगा रखा था और सो रही थी। ईशा उसके पास आई और उसके सिर पर किस कर बोली, गुड मॉर्निंग रूह। रूही नींद में ही मुंह बनाने लगी। ईशा उसे देख मुस्कुरा देती है क्योंकि यह रूही का रोज का था। ईशा जब भी उसे उठाती तो रूही नहीं उठती और ऐसे ही मुंह बनाने लगती। ईशा वही बेड पर बैठ जाती हैं और उसका सिर अपने गोद में लेकर उसके सिर को सहलाते हुए बोली, रूह उठो बेटा और मम्मा को उसकी गुड मॉर्निंग किस दो, नहीं तो मम्मा का डे बुरा हो जाएगा। रूही हल्की सी आंख खोल उसे देखती है और हल्का सा ऊपर उठ ईशा के गाल पर किस कर नींद भरी आवाज में बोली, गुड मॉर्निंग मम्मा। ईशा उसकी प्यारी आवाज सुन मुस्करा कर बोली, गुड मॉर्निंग मम्मा की रूह। रूही नींद में ही मुस्करा देती है। रूही दोबारा अपना सिर ईशा के गोद में रख सो जाती है। ईशा उसे उठाते हुए बोली, रूह जल्दी उठो और रेडी हो जाओ।
क्योंकि गुडगर्ल वो आगे कुछ बोलती तभी रूही आंखें बंद किए नींद में ही बोली, ट्यूती गुडगर्ल मॉर्निंग में जल्दी लेडी होते हैं। ईशा ने मुस्करा कर कहा, हाँ सही, और मेरी रूह तो गुडगर्ल है, इसलिए वो भी जल्दी से रेडी होगी, चलो। रूही अभी भी नहीं उठती और बोली, नो मम्मा, लू को अपनी ओलनी निकलनी है, प्लीज मम्मा, लू को छोने दो ना। ईशा रोज उसे उठाते उठाते थक जाती थी और आज भी वही हाल। तभी उस रूम में आदित्य आया। आदित्य ने शॉवर ले लिया था और एक शर्ट और जीन्स पहनी हुई थी। उसने ईशा को देखकर कहा, क्या हुआ, ऐसे क्यों बैठी हो? ईशा ने मुंह बनाते हुए कहा, रू उठी ही नहीं रही है, बस बहाना बना रही है। आदित्य ने कहा, मैं उठा देता हूँ। ईशा ने कहा, कोशिश करके देख लीजिए, किसी से नहीं उठती है यह। आदित्य ने कहा, मैं ट्राई तो कर सकता हूँ ना। ईशा ने कहा, कर लीजिए। आदित्य वही बेड पर बैठ गया और प्यार से रूही को पुकारते हुए बोला, गुड मॉर्निंग डेडा की प्रिंसेस। रूही उसकी आवाज सुन मुस्करा देती है और अपनी आंखें खोल आदित्य को देख अपनी बाहें फैला कर बोली, गुड मॉर्निंग डैड। आदित्य उसे देख मुस्करा देता है और उसे अपनी गोद में उठा लेता है। रूही भी उसके गले लग अपने हाथ बांध देती है। आदित्य ने रूही को देखकर कहा, क्या डैड की प्रिंसेस डैड को गुड मॉर्निंग किस नहीं देगी? रूही मुस्करा देती है और आदित्य के गाल पर किस कर बोली, गुड मॉर्निंग डैड। आदित्य भी उसकी गाल पर किस कर बोला, गुड मॉर्निंग प्रिंसेस। दोनों बाप बेटी ने तो ईशा को भुला ही दिया था और अपने में बिजी थे। ईशा ने अब बीच में कहा, अगर आप दोनों की बात खत्म हो गई हो तो क्या आप दोनों अब चुप होंगे? आदित्य ने रूही के कान में धीरे से कहा, प्रिंसेस मम्मा का मूड रोज ऐसा ही रहता है या आज कोई खास बात है? रूही ने हंसते हुए धीरे से आदित्य के कान में कहा, नो डैड, मम्मा का तो यह लोज का है। वो अच्छे ही कलती है जब मैं उनकी बात नहीं सुनती। आदित्य उसकी बात सुन मुस्करा देता है। दोनों ने एक बार फिर से ईशा को इग्नोर कर दिया था। ईशा अब बेड के पास आई और रूही को गोद में उठाकर बोली, रूह पहले फ्रेश हो जाओ, उसके बाद बात करते रहना अपने डैड से। यह बोल वो उसे गोद में उठाकर वॉशरूम में चली जाती हैं। आदित्य ने दोनों को देख मुस्करा दिया और वहां से उठकर खुद अपने रूम में चले गया। कुछ देर में रूही और ईशा दोनों ही हॉल में आते हैं। हॉल में दादी, आभा जी और सुयश जी बैठे बातें कर रहे थे। ईशा उन सभी को देखती है। उसे तो समझ नहीं आ रहा था वो अब सबके सामने कैसे जाए। उसे एक हिचकिचाहट महसूस हो रही थी। तभी आदित्य वहां आया और उसने ईशा का हाथ पकड़ लिया। ईशा ने आदित्य की तरफ देखा तो आदित्य ने कहा, चलो सब वेट कर रहे हैं। तीनों ही सीढ़ियों से नीचे आते हैं। सभी ने उन तीनों को देखा तो आभा जी ने कहा, कितनी अच्छी लग रही है ना माँ यह छोटी सी फैमिली। दादी जी ने कहा, हाँ बस अब तीनों खुश रहे और कुछ नहीं चाहिए। रूही आगे आ सबको देख कर बोली, गुड मॉर्निंग। सब उसे देख मुस्करा दिए। सुयश जी ने कहा, उसे अपनी गोद में बैठाते हुए कहा, गुड मॉर्निंग बेटा। रूही उनकी बात सुन मुस्करा दी। सुयश जी ने कहा, बेटा आपको यह घर कैसा लगा? रूही ने कहा, बहुत अच्छा। ओल आपको पता है लू के डैड ने लू के लिए बहुत ही छुंदल लूम भी लेडी किया है, आपने देखा मेला लूम? उसकी बात सुन आभा जी ने कहा, अच्छा तो रूही अपना सुंदर सा रूम कब दिखाएगी? रूही ने हंसते हुए कहा, पहले लू ब्रेकफास्ट करेगी उसके बाद ट्यूटी लू को भूख लगी है। दादी जी ने हंसते हुए कहा, तो बताओ रूह क्या खाती है, हम तुम्हारे लिए वही बनवा देते हैं। रूही ने मना करते हुए कहा, नो लूह सिर्फ अपनी मम्मा के हाथ का बना हुआ खाना खाती है। आभा जी ने कहा, अच्छा ठीक है, आपकी मम्मा बना देंगी। यह बोल वो ईशा के पास आई। उन्होंने ईशा को देखकर कहा, बहुत सुंदर लग रही हो। ईशा उनकी बात सुन हल्का सा मुस्करा देती है और झुककर उसने पैर छू लेती हैं। ऐसे ही उसने दादी और सुयश जी के भी पैर छुए। दादी जी ने ईशा को आशीर्वाद देते हुए कहा, अब जल्दी से हमें एक पोता दे दे, बस और कुछ नहीं चाहिए। उनकी बात सुन ईशा उन्हें देखने लगी। वही बाकी सब भी उन्हें देखने लगी थी। दादी जी ने कहा, क्या हुआ इस तरह क्या देख रहे हैं? अरे मैं तो फ्यूचर की बात कर रही थी। ईशा ने कुछ नहीं कहा तो आदित्य ने कहा, दादी उसके लिए अभी बहुत टाइम है।
आप तो अभी से सपने देखने लगी। आदित्य की बात सुन दादी जी मुंह बना लेती हैं। आभा जी ने ईशा को देखकर कहा, बेटा आज तुम्हारा इस घर में पहला दिन है। वैसे तो आपकी कोई रस्म नहीं हुई है, पर मैं आपकी पहली रसोई की रस्म करवाना चाहती हूँ। ईशा ने कहा, ठीक है आंटी, मैं बना दूंगी। आभा जी ने अपने ठीक है चलो मैं तुम्हें सामान दे देगी हूँ। ईशा ने हाँ में अपना सिर हिला दिया और आभा जी के साथ चली गई। अब आदित्य दादी सुयश जी रूही से बात कर रहे थे। वही किचन में ईशा सारे काम करते हुए आदित्य की फैमिली के बारे में दी सोचने लगती हैं। ईशा ने खुद से कहा, कितनी अच्छी फैमिली है, यह जानते हुए भी कि मेरी एक बेटी है उन्होंने उसे एक्सेप्ट किया। और इस बात की ईशा को कहीं ना कहीं खुशी थी। कुछ ही देर में ईशा ने सारा खाना रेडी किया और सर्वेंट से बोल डाइनिंग टेबल पर लगवा दिया। बाकी सब भी आकर वहां बैठ जाते हैं। ईशा ने सबसे पहले दादी जी को खाना सर्व किया, उसके बाद सुयश जी, फिर आभा जी और लास्ट में आदित्य को। सभी खाना खाने लगे। दादी जी ने ईशा की तारीफ करते हुए कहा, खाना तो बहुत अच्छा है। सभी ने उसकी तारीफ की और उसे कुछ गिफ्ट भी दिए। दादी ने आदित्य को देखा जो रूही से बात करते हुए अपना खाना खा रहा था। दादी ने आदित्य से कहा, आदि तुम बहू को उसकी पहली रसोई का गिफ्ट नहीं दोगे? आदित्य ने एक नज़र ईशा को देखा जो वही खड़ी थी, फिर दादी को देखकर बोला, दादी मैं बाद में दे दूंगा गिफ्ट। उसकी बात सुन सुयश जी ने अपना खाना खाते हुए कहा, बस शादी कर ली है और कुछ नहीं पता इसे। उनकी बात सुन आदित्य उन्हें अपनी आंखें छोटी छोटी कर देखने लगा। उन सब की बात सुन रूही ने कहा, त्या मुझे भी मम्मा तो गिफ्ट देना होगा। आदित्य ने मुस्करा कर कहा, नहीं। रूही ने कहा, पल छब मम्मा को गिफ्ट दे रहे तो मैं भी दूंगी। फिर कुछ सोचकर बोली, अले पल मेला पिग्गी बैंक तो घल पल लह गया। अब मैं मम्मा तो गिफ्ट कैसे दूंगी? रूही उदास होते हुए बोली। उसे इस तरह की बातें करते देख सभी मुस्करा दिए। आभा जी ने मुस्कराकर कहा, कोई बात नहीं, आप आदि के साथ चले जाओ। रूही ने कुछ सोचते हुए कहा, पल पैचे तोन देगा, मेले पैचे घल पल है ना। आदित्य के उसके गाल को खींचते हुए कहा, अब आपको इसकी फिक्र करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब आपके डैड है जो आपको सब कुछ लाके देंगे। गुड गर्ल की तरह अपना ब्रेकफास्ट करो, आज नानी के घर भी जाना है अभी, चलो जल्दी करो, और वहीं से आते वक्त हम शॉपिंग पर चले जाएंगे। आदित्य की बात सुन रूही मुस्कराकर अपना ब्रेकफास्ट करने लगी। ईशा खुश थी कि रूही जल्दी ही यहाँ एडजस्ट कर लिया, वरना सबसे ज्यादा प्रॉब्लम उसे ही होती। आभा जी ने ईशा को देखकर कहा, बेटा आप भी हमारे साथ ब्रेकफास्ट कर लो। ईशा हल्का सा मुस्कराकर रूही की बगल वाली चेयर पर बैठ जाती है। रूही बीच में बैठी हुई थी और आदित्य उसके एक साइड और दूसरे तरफ अब ईशा बैठी थी। ईशा अपना ब्रेकफास्ट सर्व कर खाने लगी। कुछ देर में सभी ने ब्रेकफास्ट किया और फिर आभा जी ने कुछ गिफ्ट्स और कुछ चीजों के साथ ईशा, आदित्य और रूही को ईशा के घर जाने के लिए कहा। वैसे भी उसे अपनी पैग फेयर की रस्म के लिए जाना ही था। आदित्य कार ड्राइव कर रहा था, वही ईशा रूही को अपनी गोद में लिए बैठी थी। रूही ने ईशा से कहा, मम्मा दादी ने हमें यह छाले गिफ्ट क्यों दी है? ईशा कुछ बोलती तभी आदित्य ने मुस्कराकर कहा, वो इसलिए क्योंकि आप अपने न्यू घर आने के बाद पहली बार नानी के घर जा रही हो इसलिए दिए हैं। ओह अच्छा, तो फिर हम यह छाले गिफ्ट नानू नानी को देंगे। आदित्य उसकी बात सुन मुस्कराकर अपना सिर हाँ में हिला दिया। ईशा ने रूही को चुप करवाते हुए कहा, रू इतनी बातें नहीं करते, अब चुप रहो। रूही उसकी बात सुन अपना मुंह बना लेती है। उसे देख आदित्य मुस्कराकर बोला, प्रिंसेस आप मुझसे बात कीजिए। और वैसे भी ज्यादा चुप रहने वाले अपने दिल की बात किसी को बता नहीं पाते, जिस वजह से घुटते रहते जो उनके लिए अच्छा नहीं है, इसलिए हमेशा अपने दिल की बात बोल देनी चाहिए। आदित्य ने यह बात भले ही रूही से कही थी, पर उसकी नजरें ईशा पर थी और ईशा भी उसकी बात को समझ रही थी। ईशा ने रूही से कहा, पर उसकी नजरें आदित्य पर थी। बेटा हर बात सबसे शेयर नहीं की जाती है। इस पर आदित्य ने कहा, प्रिंसेस पर हम अपने अपनों से कह सकते हैं। ईशा ने उसे देखते हुए कहा, बेटा हर अपने टाइम आने पर हमें छोड़ देते हैं।
इसलिए किसी पर भरोसा नहीं किया जाता। आदित्य कुछ कहता तभी रूही ने उन दोनों को चुप करवाते हुए कहा, उफाय मम्मा डेढ़ा आप दोनों तो अदल बात करनी है तो खुद 6 कलो बिचाली लूही तो त्यों बीच में ला रहे हैं। उसकी बात सुन दोनों ही होश में आते हैं और ईशा अपना चेहरा बाहर की तरफ कर देती है। वही रूही जो अब आदित्य को देखने लगी तो आदित्य ने कहा, प्रिंसेस हम आपको बस बता रहे थे कि कभी आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। रूही ने उन दोनों को देखा और फिर बोली, ओके पल अब हम तुझ ओल बात करते हैं। यह बोल रूही आदित्य से बात करने लगी। वो बीच बीच में ईशा से भी सवाल कर रही थी जिसका वो भी जवाब दे रही थी। तीनों कुछ ही देर में ईशा के घर पहुंच जाते हैं। तीनों कार से उतर कर बाहर आते हैं और घर के अंदर चले गए। आदित्य, ईशा और रूही तीनों ही डोर पर खड़े थे। सुधा जी ने तीनों की आरती उतार घर के अंदर ले आई। सुधा जी ने रूही को अपनी गोद में उठाकर कहा, कैसी है मेरी रूही? वहाँ अच्छा तो लगता है ना तुझे? रूही ने खुश होते हुए कहा, नानी आप तो पता है डैड का घर ना बहुत बड़ा है, बिल्कुल हमारे मुंबई वाले घर जितना। सुधा जी ने उसे सोफे पर बैठाकर आदित्य से बोली, बेटा बैठो, मैं आपके लिए ब्रेकफास्ट और कॉफी लेकर आती हूँ। आदित्य ने कही, आंटी इसकी जरूरत नहीं है, हम सब ब्रेकफास्ट करके आए हैं। सुधा जी ने कहा, ठीक है, फिर मैं लंच की तैयारी कर लेती हूँ। सुधा जी वहां से चली गई। ईशा ने आदित्य को घूर कर देखकर कहा, आपको ऑफिस नहीं जाना क्या? आदित्य सोफे पर अच्छे से बैठते हुए बोला, क्यों तुम्हें क्या परेशानी है? वैसे भी मैं अपने ससुराल आया हूँ तो यहाँ तुम मुझे कुछ नहीं कह सकती। रूही तो वहां से पहले ही उठकर अपने रूम में चली गई थी क्योंकि कल उसकी फेवरेट डॉल यही रह गई थी। ईशा ने कहा, ज्यादा बातें करने की जरूरत नहीं है। ईशा भी वहां से अपने रूम में जाने लगी। आदित्य भी उसे देख यहाँ वहां देखा कोई नहीं था, इसलिए वो भी ईशा के पीछे पीछे उसके रूम में चले जाता है। ईशा रूम में आकर बेड की तरफ जाने लगी तभी आदित्य भी रूम में आया और डोर को अंदर से लॉक कर देता है। डोर की आवाज सुन ईशा ने पीछे मुड़कर देखा तो आदित्य वहां खड़ा मुस्कुराकर उसे देख रहा था। ईशा ने उसे देख गुस्से में कहा, तुम बाहर नहीं बैठ सकते? और तुम्हें क्या कोई तमीज नहीं कि किसी लड़की के रूम में ऐसे नहीं जाते हैं? आदित्य मुस्कुराते हुए ईशा की तरफ बढ़ने लगा और बोला, जान तुम भूल गई क्या हमारी शादी हुई है? तो तुम मेरे लिए कोई और कैसे हुई? हम हस्बैंड वाइफ है तो मैं तुम्हारे रूम में आ सकता हूँ। आदित्य बोलते हुए ईशा के बिल्कुल करीब जाकर खड़ा हो गया। ईशा उसे देख एक कदम पीछे हटती है जिस वजह से बेड से उसकी टक्कर हो जाती है। ईशा बेड पर बैठ जाती है। आदित्य अब उसके ऊपर झुकने लगा। ईशा आदित्य के सीने पर हाथ रख बोली, यह क्या कर रहे हैं आप? आदित्य ने उसके हाथ को पकड़ लिया और बोला, वही जो हस्बैंड वाइफ करते हैं। ईशा उसे अपनी आंखें बड़ी बड़ी कर देखने लगी। आदित्य ने मुस्कुराकर कहा, इतना सोचने की जरूरत नहीं है, वो सब नहीं करने वाला हूँ। बस एक किस चाहिए मुझे, जल्दी दो फिर मैं यहाँ से चला जाऊंगा। ईशा ने हैरानी से उसे देखते हुए कहा, पागल वागल हो गए हैं क्या आप? मैं आपको कोई किस विस नहीं करने वाली समझे। आदित्य ईशा के ऊपर झुकते हुए ईशा को बेड पर पूरी तरह से लेटा देता है और अपने दोनों हाथों को उसके आजू बाजू रख बोला, ठीक है फिर पड़ी रहो ऐसे ही मेरे नीचे, पर भूलो मत बाहर मेरी सासू माँ और मेरी बेटी है। वो हम दोनों को इतने देर तक एक रूम में बंद देख क्या सोचे। यह बोल आदित्य अपनी एक आंख ब्लिंक कर देता है। ईशा ने उसे अपने ऊपर से हटाते हुए कहा, छोड़िए मिस्टर मित्तल, बाहर माँ है, हटिए मुझे जाना है। आदित्य ने अपना पूरा भार ईशा के ऊपर डाल दिया और उसकी गर्दन में अपना चेहरा छुपाकर कहा, वही तो बोल रहा हूँ, जान मेरी बात मान लो, फिर हम दोनों ही बाहर चलेंगे। ईशा उसकी बात सुन उसे घूरने लगी। ईशा ने बहुत कोशिश की पर वो आदित्य को 1 इंच भी नहीं हिला पाई। आखिर में उसने हार मानकर मुंह बनाकर कहा, ठीक है, कर रही हूं आपको किस। उसकी बात सुन आदित्य की आंखें खुशी से चमक जाती हैं। आदित्य जल्दी से अपना चेहरा ईशा के सामने कर बोला, करो।
ईशा उसे घूर कर देखती है, वही आदित्य मुस्कराकर उसे देख रहा था। ईशा आगे बढ़ आदित्य के होठों पर अपने होठ रख देती है। आदित्य तो अपनी आंखें बंद कर लेता है। वो उस किस को फिल कर पता उससे पहले ही ईशा कसकर उसके होठों पर बाइट करती है, जिससे आदित्य एक झटके से उसके ऊपर से उठकर बेड पर बैठ जाता है। वही ईशा मौका पाकर वहां से भाग जाती है। वो जल्दी से रूम का डोर ओपन कर बाहर निकल जाती हैं। आदित्य ने उसे जाते हुए देखा और होठों पर अपनी उंगली से टच करता है। आदित्य के होठ से हल्के हल्के खून निकल रहे थे। अचानक ही आदित्य के होठों पर मुस्कुराहट आ जाती है। आदित्य ने खुद से कहा, जान, यह तुम्हार दिया हुआ प्यार की पहली निशानी, मेरी जंगली बिल्ली। आदित्य भी वहां से उठ रूम से बाहर निकल जाता है। आदित्य जब बाहर आया तो ईशा अपनी मां के साथ मिलकर डाइनिंग टेबल पर खाना लगा रही थी। आदित्य को देख सुधा जी बोली, अरे बेटा, अच्छा हुआ आप आ गए। लंच रेडी है, आप आइए। तब तक मैं रूही को बुला कर आती हूँ। आदित्य ने उन्हें देख अपना सिर हिला में हिला दिया और आकर चेयर पर बैठ गया। ईशा वही खड़ी थी। सुधा जी वहां से जाते ही आदित्य ने ईशा का हाथ पकड़ लिया। ईशा उसे घूर कर देखने लगी और बोली, यह क्या कर रहे हैं मिस्टर मित्तल? मेरा हाथ छोड़िए। आदित्य ने मुस्कुराकर उसके हाथ को अपने होठों के करीब कर उसके हाथ को अपने होठ से चूम कर बोला, यहाँ तो छोड़ दूंगा जान, पर यह जो हरकत तुमने की है ना, इसका जवाब तो मैं तुम्हें हमारे बेडरूम में दूंगा। यह बोल उसने अपने होठों की तरफ इशारा किया। ईशा उसे अपनी आंखें बड़ी बड़ी कर देख कर बोली, मिस्टर मित्तल, उसने इतना ही कहा था तभी रूही की आवाज वहां आई। डैड, आपने मम्मा का हाथ त्यों पतल रखा है? रूही की आवाज सुन आदित्य ईशा का हाथ छोड़ रूही से बोला, प्रिंसेस, मैं बस आपकी मम्मा से कह रहा था कि वो भी बैठ जाए। रूही भी आकर एक चेयर पर बैठ गई और बोली, ओहो डैड, मम्मा बैठ जाएंगी। सुधा जी भी वहां आई और ईशा को बैठने को बोली तो सुधा जी ने उसे आंखों के इशारे से ही आदित्य के बगल में बैठने को बोली। ईशा ने उन्हें देख अपना सिर ना में हिला दिया, जैसे कहना चाहती हो कि मैं यहाँ नहीं बैठूंगी। सुधा जी ने उसे दोबारा घूर कर देखा तो ईशा गुस्से से आदित्य की बगल वाली चेयर पर बैठ गई। आदित्य उसे देख मुस्कुरा दिया। सुधा जी ने सभी को खाना सर्व किया और खुद रूही के बगल में बैठकर रूही को देख मुस्कुराकर बोली, आज मैं अपनी रूह को खुद अपने हाथ से खाना खिलाऊंगी। यह बोल वो रूही को खाना खिलाने लगी। रूही भी मुस्कुराते हुए खाना खा रही थी। वही आदित्य के होठों पर भी एक लंबी सी मुस्कुराहट खिली हुई थी और वो अपना खाना खा रहा था। वही ईशा मुंह बनाए हुए आदित्य को घूर कर देख रही थी, क्योंकि आदित्य ने ईशा का लेफ्ट हैंड अपने हाथ में कसकर पकड़ रखा था, जिस वजह से वो अपना खाना भी नहीं खा पा रही थी। वो अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश कर रही थी। उसने झुककर आदित्य के कान में धीरे से मगर गुस्से में कहा, मिस्टर मित्तल, मेरा हाथ छोड़िए। आदित्य ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। उसे इस तरह से बिना कुछ बोले मुस्कुराते हुए खाना खाता देख ईशा को गुस्सा आ रहा था। तभी रूही की नज़र ईशा पर पड़ी। उसने ईशा से कहा, मम्मा, आप खाना क्यों नहीं खा रहे हो? रूही की बात सुन ईशा ने रूही की तरफ देखा और बोली, वो रूह, मेरे हाथ में ना थोड़ी सी चोट लगी है। आई रूही ने ईशा को चोट लगी है यह सुनकर बोली, मम्मा, आप तो चोट लगी है मैं आप तो अपने हाथ 6 थाना थी ला दो। रूही की ऐसी बात सुन ईशा के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। सच में जितना प्यार ईशा रूही से करती थी उतना ही प्यार रूही भी ईशा से करती थी। ईशा ने मुस्कुरा कर कहा, नहीं मम्मा, मैनेज कर लेगी, आप अपना खाना खाओ। रूही ने कहा, पल आप खुद 6 कैसे खाओगे? आप तो चोट लगी है ना। उसकी बात सुन आदित्य ने मुस्कुरा कर कहा, डोंट वरी प्रिंसेस, मैं हूं ना, आपकी मम्मा को खाना मैं खिला देता हूं। यह बोल उसने ईशा की तरफ देखा तो ईशा उसे घूर कर देख रही थी। आदित्य ने एक निवाला बनाकर ईशा के होठों के करीब कर बोला, खाओ। ईशा उसे घूर कर देखती है। आदित्य ने प्यार से मुस्कुरा कर कहा, खाओ। ईशा ने एक नज़र आदित्य को घूर कर देखा, फिर सुधा जी और रूही को देखा जो उसे देख मुस्कुरा रही थीं। ईशा भी अपने चेहरे पर नकली मुस्कुराहट लेकर उन्हें देखती है।
फिर आदित्य को देख उसके हाथ से वो निवाला खा लेती है। आदित्य उसे देख मुस्करा देता है, फिर खुद भी खाना खाता है। ऐसे ही वो एक निवाला खुद खाता और एक निवाला ईशा को खिला रहा था। सुधा जी तो ईशा को देख खुश थी। अब होती भी क्यों नहीं, एक माँ बस अपने बच्चे की खुशी ही तो चाहती है। रूही भी अपना खाना खा रही थी। आदित्य ने जब उसे लास्ट बाइट खिलाई तो ईशा ने उसकी उंगली पर बाइट कर लिया। आदित्य के झट से अपनी उंगली छुड़ाकर उसे देखता था, जिस पर ईशा के दांतों के निशान थे। आदित्य ने घूर कर ईशा को देखा, वही ईशा उसे अपने चेहरे पर शातिर मुस्कान लिए उसे देख रही थी। आदित्य ने उसे देख धीरे से कहा, इसका बदला तो मैं तुमसे लेकर रहूंगा। आदित्य की बात सुन ईशा वहां से उठ अपने रूम की तरफ चली जाती है। सुधा जी ने आदित्य को देखा जो खुद में ही मुस्करा रहा था। सुधा जी ने आदित्य को देखकर कहा, क्या हुआ बेटा? आदित्य ने उन्हें देख बस मुस्कराते हुए ही अपना सिर ना में हिला दिया और बोला, कुछ नहीं। वो अब घर जाना है और रूही को भी कुछ शॉपिंग करनी है, तो आप ईशा को बुला दीजिए। सुधा जी ने मुस्कराकर कहा, ठीक है, मैं अभी उसे बुला कर आती हूँ। वही आदित्य रूही के पास अब बोला, चले प्रिंसेस। रूही ने मुस्कराकर कहा, यस डैड। कुछ ही देर में ईशा और सुधा जी वहां आई। सुधा जी ने कुछ गिफ्ट देकर तीनों को विदा किया। तीनों ही वहां से शॉपिंग पर चले जाते हैं। वहां पर आदित्य और रूही ने मिलकर ईशा के लिए गिफ्ट खरीदे थे। रूही ने तो अपना गिफ्ट उसे मॉल से बाहर निकलते ही दे दिया था, पर आदित्य ने अपना गिफ्ट अभी नहीं दिया था। कुछ ही देर में तीनों ही घर पहुंच जाते हैं। तीनों अंदर आए। आदित्य वहां से अपने रूम में चले गया। वही रूही और ईशा दादी और आभा जी से बात करने लगी। सुयश जी ऑफिस गए हुए थे। रूही तो उन्हें अपना लाया हुआ गिफ्ट दिखाने लगी जो उसने ईशा के लिए खरीदा था। दादी और आभा जी उसे देख मुस्करा रही थीं। कुछ देर बात करने के बाद आभा जी ने ईशा से कहा, बेटा रूही को अपने साथ ले जाओ और मुंह हाथ धो लो, फिर आ जाना। ईशा और रूही दोनों ही रूही के रूम में चले गए। ईशा ने रूही के मुंह हाथ धुलाकर उसके कपड़े चेंज कर दिए, पर ईशा को भी अपने कपड़े बदलने थे। पर वो रूम में जाने से डर रही थी। उसे पता था आदित्य उससे आज बदला तो लेगा। भाई ले भी क्यों ना, अब ईशा ने उसे 2 बार बाइट जो किया था। ईशा ने रूही से कहा, बेटा आप नीचे चली जाओ, मम्मा कपड़े बदल कर आती हैं। रूही ने मुस्कराकर अपना सिर हाँ में हिलाया और अपनी डॉल उठाकर वहां से बाहर निकल गई। ईशा भी रूम से बाहर आई। वो डरते हुए अपने रूम के बाहर पहुंची। उसकी हिम्मत नहीं थी कि वो रूम के अंदर चली जाए। उसने हल्का सा डोर ओपन कर अंदर झांकते हुए देख रही थी। उसे रूम में कोई भी नहीं दिखा। उसने अब पूरा डोर ओपन कर देखा तो रूम में कोई नहीं था। वो खुश हो जाती है और जल्दी से अंदर डोर अंदर से लॉक कर लेती है। ईशा ने अपने सीने पर हाथ रख कर कहा, थैंक गॉड वो डेविल अभी है नहीं तो पक्का पनिशमेंट देता। अब ईशा जल्दी से फ्रेश हो कपड़े बदल और रूम से बाहर भाग जा। ईशा जल्दी से वॉशरूम में भाग जाती है। उसने अपने कपड़े भी नहीं लिए थे। वही आदित्य जो बालकनी में खड़े हो किसी से फोन पर बात कर रहा था, उसने अंदर आते हुए ही ईशा की सारी बातें सुन ली थी। आदित्य के होठों पर एक मुस्कुराहट आ जाती है। उसने खुद से कहा, ओ तो मेरी बीवी रूम में नहीं आना चाहती थी, पर अब खुद रूम का डोर लॉक कर मुझे और खुद को इस रूम में लॉक कर लिया। आदित्य मुस्कुराते हुए जाकर वहां सोफे पर बैठ जाता है। कुछ देर में ईशा ने शॉवर लिया और खुद को एक टॉवल में लपेटकर खुद से बोली, ईशा तू भी ना कपड़े लाना ही भूल गई। पर कोई ना, रूम में तो तू अकेली है, जाकर जल्दी से चेंज कर ले। ईशा वॉशरूम का डोर ओपन कर खुद बाहर आती है। अचानक ही उसकी चीख निकल जाती है, क्योंकि सामने ही आदित्य सोफे पर बैठा हुआ था। वही आदित्य की भी आंखें बड़ी बड़ी हो गई। वो जल्दी से सोफे से उठकर ईशा के पास आ गया और उसे कसकर अपने गले लगा लिया। ईशा जो चिल्लाने के साथ ही थोड़ा सा उछल गई थी, जिस वजह से उसका टॉवल ढीला हो गया था और टॉवल गिरता उससे पहले ही आदित्य ने उसे गले लगा लिया। आदित्य के दोनों हाथ ईशा के पीठ और कमर पर थे।
ईशा आदित्य को अपने इतने करीब देख आदित्य के सीने पर मारते हुए गुस्से में बोली, छोड़िए, क्या कर रहे हैं? और आपको शर्म नहीं आती इस तरह से किसी लड़की को देखते हुए? ईशा अपनी बातें बोलते हैं उससे छूटने लगी। आदित्य ने उसे और कस कर गले लगाकर कहा, शांत पागल लड़की, इतनी भी अकल नहीं कि जब टॉवल पहना हुआ है तो इस तरह से उछल कूद करना जरूरी है? तुम्हारी टॉवल खुलने वाली। ईशा जल्दी से ही अपने दोनों हाथ से अपनी टॉवल पकड़ लेती है। आदित्य ने उसे ऐसे ही पकड़े हुए कहा, अब बोलो जान, क्या करूं? छोड़ तू अब तुम्हें। वैसे अगर मैं पीछे हटा तो मुझे लाइव शो देखने को मिल जाएगी। आदित्य अपने चेहरे पर शैतानी मुस्कान लिए उसे देख रहा था। उसकी बात सुन ईशा की आंखें बड़ी बड़ी हो गई। ईशा ने आदित्य पर बरसते हुए कहा, बदतमीज इंसान, आपको शर्म नहीं आती इस तरह की बातें कहते हुए? बिल्कुल ही निर्लज इंसान है आप। आदित्य ने ईशा को धमकाते हुए कहा, देखो चुप रहो, क्योंकि अगर मैं तुमसे दूर हुआ तो तुम्हारा यह टॉवल खुल जाएगा। फिर मुझे मत कहना कि मैं बेशर्म और वो क्या कहा तुमने, निर्लाज वॉटेवर, तब कहना यह सब। बोलो छोड़ू तुम्हें या ऐसे ही खड़े रहूं? ईशा ने जल्दी से कहा, नो नो प्लीज ऐसा मत करिए। उसकी बात सुन आदित्य मुस्करा दिया और अपना चेहरा ईशा की गर्दन में छुपाकर उसके गर्दन पर किस करते हुए कहा, ठीक है, फिर मैंने अपनी आंखें बंद की हुई है, जल्दी से अपना टॉवल ठीक कर लो। आदित्य तो उसके गर्दन पर किस करने में बिजी था, वही ईशा हड़बड़ी में टॉवल बांधने की कोशिश कर रही थी, जिस वजह से उससे ठीक से बंद भी नहीं रहा था। एक तो ईशा का टॉवल उससे बंद भी नहीं रहा था, उस पर से आदित्य का उसे किस करना वो चीड़ गई। जल्दी से उसने अपना टॉवल ठीक से पकड़ा और एक हाथ से आदित्य को धक्का दे चेंजिंग रूम की तरफ भाग जाती है। आदित्य भी ईशा में खोने लगा था, जिस वजह से उसकी पकड़ ईशा पर ढीली हो गई थी। ईशा को जाता देख आदित्य मुस्करा दिया। वो जाकर सोफे पर बैठ जाता है। आदित्य अब ईशा के आने का वेट करने लगा। कुछ ही देर में ईशा बाहर आई, पर उसका सिर झुका हुआ था। वो अपना दुपट्टा संभालते हुए रूम से बाहर जाने लगी। आदित्य जल्दी से खड़ा हो ईशा के पास जाकर खड़ा हो गया। ईशा वहां से जा पाती तभी आदित्य ने एक झटके से उसे अपनी बाहों में उठा लिया और उसे लिए बेड के पास आ जाता है। आदित्य ने ईशा को प्यार से बेड पर लेटा दिया और खुद उसके ऊपर आते हुए बोला, तुम मुझे इग्नोर कर रही हो? ईशा कुछ भी नहीं बोली। ईशा आदित्य के चंगुल से निकलने की कोशिश कर रही थी। आदित्य उसे पूरी तरह से खुद के नीचे जकड़ते हुए कहा, पहले मेरी बात का जवाब दो। ईशा ने खुद को छुड़ाते हुए कहा, नहीं, मुझे कोई जवाब नहीं देना, छोड़िए मुझे आप। आदित्य ने मना करते हुए कहा, नहीं, पहले जवाब दो। ईशा अब सीधे लेट गई और अपनी पलकें झुकाकर बोली, प्लीज जाने दीजिए ना, रूह वेट कर रही होगी, और आंटी और दादी भी क्या सोचेगी। आदित्य समझ गया कि ईशा कुछ भी नहीं कहेगी। आदित्य ने भी अब उसे ज्यादा परेशान ना करते हुए उसके गाल पर किसकर उसके ऊपर से उठकर बोला, चलो। ईशा भी अपना सिर झुकाए खड़ी हुई और अपने कपड़े ठीक कर बाहर जाने लगी। उसे इस तरह से चुप देखकर आदित्य ने पीछे से ही उसका हाथ पकड़ लिया और बोला, जान, इस तरह से चुप रहने से कुछ नहीं होगा, और जो कुछ भी अभी हमारे बीच हुआ यह नॉर्मल था। हम हस्बैंड वाइफ है, इसीलिए इस तरह से रिएक्ट मत करो। ईशा ने एक नज़र आदित्य को देखा और उसके साथ रूम से बाहर आ गई। आदित्य अभी भी उसका हाथ पकड़ रखा था। दोनों ऐसे ही नीचे आते हैं जहां दादी, आभाजी, सुयश जी और रूही थे। चारों बात कर रहे थे, या यह कह लो रूही बोल रही थी और वो तीनों सुन रहे थे और हंस रहे थे। दोनों ही नीचे आ जाते हैं। आदित्य को देख रूही जल्दी से भागकर आदित्य के पास आ जाती है और आदित्य का हाथ पकड़ उसे अपने साथ ले जाती है। आदित्य भी ईशा का हाथ छोड़कर रूही के साथ चल देता है। रूही आदित्य को एक सोफे पर बैठाकर दूसरे सोफे पर से, जहां दादी और आभाजी बैठे थे, एक डॉल लेकर आती है। रूही उस डॉल को सभी को दिखाते हुए बोली, दादी बली, दादी दादू, डैड लू को आपछे कीची को मिलाना है। सभी उसे गौर से देख रहे थे। हालांकि सब जानते थे कि रूही उन्हें अपनी डॉल से मिलाना चाहती है।
फिर भी सब चुपचाप बैठे हुए थे। ईशा भी वहां आ जाती है। रूही ने कहा, यह है मेरी डॉल। इच्छ का नाम इही है। उसकी बात सुन सब दोबारा मुस्करा दिए। आदित्य ने रूही से कहा, प्रिंसेस, यह इही कैसा नाम है? रूही के अपने डैड को देख कहा, ओहो डैड, आप तो इतना भी नहीं पता। यह इही है मेली और मम्मा ती डॉल। इच्छलिए इच्छ का नाम इही है। इच्छे मम्मा का नाम ओल ही मेले नाम का लूही। उसने अपनी बात को सबको बहुत अच्छी तरह से समझाया। उसकी बात सुन सभी हंसने लगे। सुयश जी ने उसे अपने पास बुलाकर कहा, आपकी डॉल का नाम तो बहुत अच्छा है। रूही मुस्कराकर बोली, हाँ दादू, ओल इही गुदगल है। यह मम्मा ओल लूही छप की बात मानती हैं। सुयश जी ने मुस्कराकर कहा, हाँ, हमारी रूही भी तो गुडगल है, वो भी सबकी बात मानती हैं। रूही उनकी बात सुन मुस्करा दी। उसके फुले फुले गाल और भी ज्यादा फूल गए। सुयश जी ने अपने कुर्ते के जेब से एक चॉकलेट निकाल रूही को देते हुए कहा, यह हमारी रूह के लिए। रूही खुश होते हुए वो चॉकलेट ले ली और सुयश जी को देख बोली, थैंक्स दादू। सुयश जी ने कहा, ऐसे नहीं, पहले किसी करो। रूही मुस्कराकर उनके गाल पर किस कर देती है और फिर बोली, थैंक्स दादू। रूही को देख सभी दोबारा हंसने लगे। आदित्य अपनी फैमिली को देख खुश था। वही ईशा रूही के लिए खुश थी। आभा जी ने सोफे से उठते हुए कहा, अच्छा अब बहुत हुई बातें, चलो डिनर का टाइम हो गया है। ईशा ने उन्हें देख कहा, आंटी आप रहने दीजिए, मैं डिनर लगा देती हूँ। आभा जी उसे देख मुस्कराकर बोली, बेटा आप मुझे माँ कह सकती हो। मैं आदित्य की माँ हूँ और अब तुम्हारी भी। ईशा कुछ नहीं बोली। आभा जी समझती थी कि ईशा शायद इतनी जल्दी किसी को अपना नहीं पाएगी। वो अब कुछ नहीं कहती। ईशा भी किचन में चली गई। कुछ देर में सभी ने डिनर किया और रूम में चले गए। ईशा रूही के साथ उसी के रूम में आ गई थी। आज उसने सोच लिया था कि वो आज रूही के साथ ही रहेगी। वैसे भी आदित्य की हरकतें उसे कुछ समझ नहीं आती थी। ईशा रूही को बेड पर लेटाकर खुद उसके पास आ लेट गई। ईशा रूही के बालों को सहला रही थी। रूही ने अपने बगल में अपनी डॉल इही को लेटा रखा था और एक हाथ से उसे पकड़ रखा था। रूही अपनी टिमटिमाती हुई आंखों से ईशा को देख रही थी। तभी रूम का डोर ओपन हुआ और आदित्य अंदर आ गया। आदित्य को देख ईशा का मुंह बन गया। वही रूही मुस्करा देती है। रूही ने मुस्कराकर कहा, डैड। आदित्य भी उसके पास आया और बेड पर उसके पास लेट गया। वो अपने एक हाथ के सहारे लेटे हुए ईशा को देखने लगा। वही ईशा आदित्य को खुद को देखते पा अपनी नजरें फेर लेती है। आदित्य मुस्करा देता है। वही रूही जो आदित्य को देख रही थी, उसने अचानक से ही कहा, डैड आप ते लिपच पल तया हुआ है। तया आप तो किसी ने बाइट किया है। रूही की बात सुन आदित्य रूही को देखने लगा। वही ईशा का ध्यान आदित्य पर चला गया। आदित्य के होठों को देख उसकी आंखें हैरानी से बड़ी बड़ी हो जाती हैं, क्योंकि आदित्य के होठों पर उसी के बाइट का मार्क था जो कि अब गहरा हो गया था। आदित्य ने मुस्कराकर एक नज़र ईशा को रूही से कहा, वो प्रिंसेस मुझे ना एक भी ने बाइट कर लिया, इसलिए यह मार्क मेरे लिप्स पर है। आदित्य की बात सुन ईशा उसे घूर कर देखने लगी। आखिर उसकी इतनी हिम्मत कैसे हुई कि आदित्य ने उसे भी एक मधुमक्खी से कंपेयर किया। ईशा को इस तरह देख आदित्य मुस्करा दिया। आदित्य ने रूही से कहा, बच्चा अब आप सो जाओ, रात बहुत हो गई है। रूही भी मुस्कराते हुए अपनी आंखें बंद कर लेती है। आदित्य ने झुककर रूही के फॉरहेड पर किया और बोला, गुड नाइट प्रिंसेस। रूही ने भी अपनी आंखें खोलकर आदित्य को देखी और बोली, गुड नाइट डैड। रूही कुछ ही देर में सो जाती है। वही ईशा, उसकी तो जान सूखने लगी थी। आदित्य बेड से उठ ईशा को देखकर बोला, जान चलो अपने रूम में। ईशा ने धीरे से कहा, नहीं मैं आज रूह के पास रहूंगी, आप चले जाइए। ईशा की बात सुन आदित्य मुस्करा दिया और ईशा की तरफ आ एक झटके से उसे अपनी गोद में उठा लिया। ईशा तो आदित्य को अपनी आंखें बड़ी बड़ी कर आदित्य को देखने लगी। गिरने के डर से उसने अपनी बाहें आदित्य के गले में डाल देती हैं। ईशा ने आदित्य को देख कहा, ना
यह क्या कर रहे हैं आप मिस्टर मित्तल? मुझे नीचे उतारिए। आदित्य उसको बात सुनते हुए हो उसे लिए अपने रूम में आ जाता है। रूम में आने के बाद आदित्य ने अपने पैरों की मदद से डोर बंद किया और ईशा को बेड के पास ला उसे बेड पर लेटा देता है। आदित्य ने ईशा को लेटा खुद सीधे खड़े हो अपने शर्ट के बटन खोलने लगा। उसे देख ईशा ने अपना गला तर किया और हकलाते हुए बोली, यह क्या कर रहे हैं आप? अपने कपड़े क्यों निकाल रहे हैं? आदित्य ने अपनी शर्ट को निकालकर वही गिरा दिया और बेड पर ईशा के ऊपर आते हुए बोला, वही करने जो पति अपनी पत्नी के साथ करने के लिए आता है। पर पहले मैं तुमसे अपना बदला लूंगा, जो तुमने सुबह मुझे बाइट किया था उसका। आदित्य ने झुककर ईशा के होठों पर अपने होंठ रख किस करने लगा। ईशा अपने हाथ उसके कंधे पर रख उसे पीछे धक्का देने लगी। आदित्य ने उसके दोनों हाथ को पकड़कर बेड पर लगा दिया और उसे बहुत ही पैशनेट होकर किस करने लगा। ईशा बार बार हिल रही थी। अचानक ही उसकी चीख निकल गई क्योंकि आदित्य ने किस करते हुए ही उसके होठों पर बाइट कर दिया था। ईशा की चीख उसके मुंह में ही रह गई। आदित्य ऐसे ही उसे किस और बाइट करते हुए उसके कंधे, गर्दन और सीने पर बाइट और किस कर देता है। करीब आधे घंटे बाद आदित्य अपना चेहरा ऊपर कर ईशा को देखता है। ईशा की आंखें बंद थी, वो गहरी गहरी सांसें ले रही थी। उसका चेहरा पूरा लाल हो गया था। आदित्य को रुकते महसूस कर ईशा अपनी आंखें खोल आदित्य को देखती है, जो उसे देखते हुए ही मुस्करा रहा था। ईशा आदित्य को घूरते हुए अपने ऊपर से धक्का दे देती है। आदित्य भी बेड पर साइड में लेट हंसने लगा। ईशा जल्दी से बेड से उठ मिरर के सामने खड़े हो देखने लगती है। उसकी पूरी गर्दन, कंधे, सीने और होठों पर बाइट का मार्क था। ईशा मिरर में खुद को देखते हुए बोली, यह सब क्या है मिस्टर मित्तल? आदित्य बेड से उठ उसके पास आया और पीछे से उसे अपनी बाहों में भरकर उसके गले में अपना चेहरा छुपाकर उसके गर्दन पर अपने होठ रब करते हुए बोला, जान यह मेरे प्यार की निशानी है। फिर उसके कान में धीरे से कहा, और अगर आगे बढ़ने दोगी तो एक प्यार की निशानी तुम्हारी गोद में भी दे दूंगा। बस कुछ महीने वेट करना पड़ेगा। चलो अभी से प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। आदित्य की बात सुन ईशा हैरानी से उसे देख रही थी। ईशा अपनी आंखें बड़ी बड़ी कर उसे देख रही थी। आदित्य ने मुस्कुराकर अपनी आईज ब्लिंक कर कहा, क्या सोच रही हो? अभी स्टार्ट करना है या मुड़ बनाने के बाद? ईशा को अब गुस्सा आ गया। वो अब आदित्य को कोई जवाब नहीं देती और वार्डरोब से एक ब्लैंकेट निकाल और पिलो सोफे की तरफ चली जाती है। आदित्य ने उसे खुद को इग्नोर कर सोफे की तरफ जाते हुए देखकर कहा, जान सोफे पर कहाँ जा रही हो? वापस बेड पर आकर सो जाओ। ईशा ने उसे इग्नोर कर पिलो सोफे पर एडजस्ट किया और लेट जाती है और खुद सिर से पैर तक ब्लैंकेट से कवर कर लेती है। वो आदित्य को ऐसे इग्नोर कर रही थी जैसे उसे आदित्य की बातें सुनाई ना देती हो। आदित्य ईशा को अपनी आंखें छोटी छोटी कर देख रहा था क्योंकि ईशा उसे फूल इग्नोर कर रही थी। आदित्य ने कुछ सोचा और उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई। आदिया आगे बढ़ सोफे पर ईशा के ऊपर जाकर लेट जाता है और उसे अपनी बाहों में भर लेता है। वही ईशा की तो आदित्य के भार से सांसें फूलने लगी। वो जल्दी से अपना ब्लैंकेट चेहरे से हटा आदित्य को देख बोली, मिस्टर मित्तल क्या कर रहे हैं? उठिए, मुझे सांस भी नहीं आ रही है। आदित्य ने ईशा का चेहरा देखा जो अभी भी लाल था। आदित्य ने मुस्कुराकर कहा, नो जान, मुझे तुम्हारे पास ही सोना है और तुम हो कि सोफे पर सो रही हो, इसलिए मैं भी यही सोऊंगा। अब तुम भी सो जाओ। वैसे बीवी, एक बात बोलूं? ईशा उसे घूरे जा रही थी। आदित्य ने कहा, तुमने जगह बहुत अच्छी ढूंढी है। बेड पर तो फिर भी हमारे बीच में डिस्टेंस होता था, पर सोफे पर तो कोई चांस ही नहीं है। मुझे मालूम नहीं था कि तुम मुझसे भी ज्यादा रोमांटिक हो। तरीका भी अच्छा है रोमांस का। अब हम रोज यही सोएंगे। ईशा ने गुस्से में उसे घूरते हुए कहा, मिस्टर मित्तल हटिए मेरे ऊपर से, कहीं मेरी चटनी ना बन जाए। आदित्य ने ईशा की गर्दन पर अपने होठ रब करते हुए कहा, ठीक है, मैं तुम्हारे ऊपर से उठ जाऊंगा, पर एक शर्त पर। आदित्य की बात सुन ईशा सवालिया नजरों से आदित्य को देखने लगीं।
आदित्य झुककर ईशा के गाल पर किस करके कहा, अब बोलो तुम कि तुम कभी भी मुझसे दूर सोफे पर या दूसरे में जाकर नहीं सोओगी, हमेशा मेरे साथ मेरे बेड पर ही सोऊंगी। ईशा ने अपना चेहरा दूसरी तरफ फेर कर कहा, मैं ऐसा कुछ नहीं बोलूंगी। आदित्य ने उसकी बात सुन उसके ब्लैंकेट में घुस जाता है और दोनों को अच्छे से कवर कर लेता है। ईशा की धड़क ने रफ्तार पकड़ लेती है, क्योंकि अभी तक तो आदित्य और ईशा के बीच में ब्लैंकेट था, पर अब दोनों ही ब्लैंकेट के अंदर थे। ऊपर से आदित्य ने अपनी शर्ट भी निकाल दिया था, जिस वजह से उसे आदित्य की ठंडी बॉडी अपने ऊपर फिल हो रही थी। ईशा के हाथ आदित्य के ब्रॉड चेस्ट पर थे। ईशा ने गुस्से में झल्लाते हुए कहा, उठिए। आदित्य ने ईशा की गर्दन पर किस करते हुए कहा, जान जल्दी बोलो, क्योंकि इतने पास रहकर तो मेरा कंट्रोल खो जाएगा, और अगर गलती से भी हमारे बीच कुछ हुआ तो मैं नहीं जानता। आदित्य अपनी बात कह उसके गर्दन पर बाइट कर लेता है। ईशा दर्द से अपनी आंखें बंद कर लेती हैं। ईशा ने हार मानने हुए कहा, ठीक है, अब से मैं कभी आपसे दूर नहीं जाऊंगी, प्लीज अब उठिए। आदित्य उसकी बात सुन उसके गाल पर किस कर बोला, आई लव यू बेबी। आदित्य ईशा के ऊपर से उठ सोफे के साइड में खड़ा हो जाता है। ईशा भी उसे घूरते हुए सोफे पर से उठ जाती है। ईशा अपनी कमर पर हाथ रखे हुए उसे देख रही थी। तभी आदित्य ने ईशा को अपनी बाहों में उठा लिया और उसे बेड के पास ला उसे बेड पर लेटा देता है। ईशा को बेड पर लेटा आदित्य खुद भी उसके बगल में उससे चिपक कर सो जाता है। आदित्य ने ईशा को अपनी बाहों में भर रखा था। ईशा भी अब कुछ नहीं कहती, क्योंकि उसे पता था आदित्य उसे बस परेशान करता है। ईशा कुछ हो देर में सो जाती है। वही आदित्य एकटक ईशा को देख रहा था। आदित्य ने झुककर ईशा के माथे पर किस किया और उसे दोबारा अपनी बाहों में अच्छे से भरकर कहा, अब तुम मुझसे दूर जा भी नहीं सकती, क्योंकि अब हमारा साथ जिंदगी भर का है। कुछ ही देर में आदित्य भी ईशा को देखते हुए सो जाता है। अगली सुबह आदित्य की आंखें जल्दी खुल जाती है। उसके सामने ईशा का खिला हुआ चेहरा था। आदित्य उसे देखा, मुस्करा दिया और झुककर उसके माथे पर किस कर बोला, गुड मॉर्निंग जान। फिर ईशा के चेहरे को देखते हुए कहा, आज की सुबह तो बहुत अच्छी हुई है मेरी लाइफ में, क्योंकि तुम मेरे पास हो।